बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरी जबान को गिरा कर खोल दे और मेरा समझाना, मेरी जबान को इस तरह आसान कर दे कि जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों को समझ आए। अ, आज हमारा जो टॉपिक है, ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पेमेंट डिजाइन का। मैकेनिस्टिकल एम्पेरिकल पेमेंट डिजाइन गाइड है। ये एक प्रोजेक्ट था यूएस का, शार्प कहते हैं, स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट। और उससे ये जो पब्लिकेशन है नेशनल कॉम्पिटिटिव रिसर्च हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से, वो ये उसकी जो है वो फाइंडिंग्स हैं। ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, अभी भी अपने डेवलप्ड स्टेज में है। अभी 2002 में इस टारगेटेड था, लेकिन आज 20 साल गुजरने के बाद भी अभी भी बहुत सारे एजेंसी ऐसी हैं जो अभी इस पे काम कर रही हैं। है क्या मेथड ये है जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है उसको ऑपरेट किया है, जिसमें व्हील लोड है। और इस व्हील लोड के हिसाब से हमने पेवमेंट रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है, जिसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में। और फिर ये जो वैल्यूज हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड परफॉर्मेंस डाटा को मैच करेंगी। और उस ऑब्जर्व परफॉर्मेंस से जो है वो, क्योंकि आमतौर पे जो थ्योरी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल के अगर रिजल्ट्स ना हो तो सपोर्ट नहीं करते। ये इसकी जो बिहाइंड अगर आप देखें जाए एमपीपीडीजी के जो पीछे वर्कआउट है वो तो 1953 से चल रहा था, लेकिन 2002 में ये असल में अपने फुल फ्लैज जो है वो मेथड एडॉप्ट हुआ। दो पार्ट्स हैं इसके। मैकेनिज्म इन विच स्ट्रक्चर मॉडल कैलकुलेट स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल लॉजिक। और एम्पिरिकल पार्ट जिसमें डिस्ट्रेस मॉडल जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर। और ये वो डाटा है जो लेबोरेटरी डाटा की मदद से डेवलप किए गए हैं और फील्ड के डाटा से उसको कैलिब्रेट किया गया। इसमें जो मेथड है वो एक एसफॉल्ट इंस्टीट्यूट प्रोसीजर है, ये यूएसए का है। और स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट ये भी यूएसए का है, लेकिन ये एसएचआरपी जो है ज्यादा यूनिवर्सल है। क्रिटिकल रिस्पॉन्स जो हम सिलेक्ट करते हैं या स्ट्रेन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक बॉटम ऑफ एसफॉल्ट लेयर होती है। ये एसफॉल्ट लेयर अगर एसफॉल्ट वेरी कोर्स है या एसफॉल्ट बाइंडर कोर्स है, अगर ये दोनों की जो जहाँ एसफॉल्ट सरफेस खत्म होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन, ये कैलकुलेट करते हैं। इससे हम फैटीग प्रिडिक्ट करते हैं। और सब ग्रेड के टॉप पर ये जो आपको एप्सिलॉन सी नजर आ रहा है, ये हम ये जो डिटरमिन करते हैं, इससे हम इसकी मदद से हम रटिंग को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी रटिंग इस पे इस पेमेंट के जो सेक्शन हमने दिया इसके हिसाब से आएगी। तो इसमें जो इनपुट्स है, व्हील लोड्स है, स्ट्रेस स्ट्रेन हम निकालते हैं। और ये इससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने कहा रेटिंग और फैटिग के लिए दोनों अलग अलग इक्वेशन। ये हमने कहा कि ये वो कर और वन और टोमेन, साल और पेल, ये वो लोग थे। इन दो जमाने में एच तो बड़ा पॉपुलर था, लेकिन ये वो लोग थे जो उन्होंने ये थ्योरी को कहा कि इसको देखा जाए। इसका मतलब ये भी है कि जितने हम इलास्टिक स्ट्रेन हम को लिमिट करेंगे सब ग्रेड पे और सब एसफॉल्ट सरफेस की बॉटम पे, उतना ही हम जो है वो अ, इसको स्ट्रेंथ या पेमेंट को रिलायबल पेमेंट बना सकते हैं। और लगता है लोगों का दावा ये है कि अगर मैकेनिस्टिकली डिजाइन किया जाए तो पेमेंट ज्यादा लास्ट करेगी एज कम्पेयर टू प्रेजेंट एस्टो मेथड जो 1993 हुआ है, जिसमें हमने पेरिकल मेथड इस्तेमाल किया था पेमेंट को डिजाइन का। और दुनिया भर के साइंटिस्ट ऐसे समझते हैं कि ब्रॉड पेमेंट
कि जो फेलियर है उसकी एक वजह जो है वो इनएडुकेट या इनकॉम्पिटेबल पेमेंट डिजाइन मेथड जो अब इस्तेमाल होता रहा है। मैकेनिस्टिक के बेनिफिट क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्ट्रेस आप निकाल सकते हैं। सबग्रेड और बेस कोर्स दोनों की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और टाइम टेम्परेचर भी एस्फॉल्टिक लेयर्स की, उसको भी इन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है। और उस क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो आप न्यू लोडिंग को भी आपसे देख सकते हैं। जैसे मल्टीपल टायर प्रेशर है, इंक्रीज लोड्स है, वो टिपिकली का। और इसका जो डाटा था मटेरियल का उसको बेहतर सिमुलेट किया जा सकता है। और ना सिर्फ ये बल्कि सीजनल इफेक्ट्स भी इस पे इनकॉर्पोरेट बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। इस मेथड की मदद से यू कैन प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस, ना सिर्फ वर्चुअली बल्कि इसकी जो लिमिटेड अमाउंट लेबोरेटरी टेस्ट है इसको आप रियल रियल वर्ल्ड में भी सिमुलेट कर सकते हैं। बस मसला इसके साथ ये है कि बड़े कॉम्प्रेसिव है, सोफिस्टिकेटेड है। अनलाइक हम जैसे कंट्रीज के लिए उसका जो सॉफ्टवेयर असल में मसाइल है, वो सॉफ्टवेयर जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है। क्योंकि जब हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि मटेरियल, तो वो आपसे आपके जीपीएस लोकेशन मालूम कर लेता है। और वो या वो उस जगह की जीपीएस लोकेशन मालूम करता है कि जहाँ आपने पेमेंट डिजाइन करना है यूएस में कहीं। तो वो तो आप पेमेंट डिजाइन वो फिर उस हिसाब से वो मॉडल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इनपुट पैरामीटर ले लेता है। लेकिन फर्ज करें कि मैकेनिस्टिक पेमेंट डिजाइन गाइड मैं कराची में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। क्योंकि कोई डाटा यूएस का जो है वो शायद वो मेरे डाटा से मैच नहीं करे। और क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइन है तो इनपुट उन्हीं वो जो उनको गिवन इनपुट है वो उसी ले सकता है। तो आप शायद प्रिज्यूम कर लें या कोई ऐसा डाटा ले लें जो कराची से मिलता जुलता हो, जिस तो उसके लिए काफी मेहनत दरकार है। तो एडेप्टेबिलिटी इसकी मुश्किल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग अब तक जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो मैकेनिस्टिक पेमेंट डिजाइन के बारे में नहीं सोचते। लेकिन ये चीज हमें कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। तो जो मैकेनिस्टिक पेमेंट डिजाइन गाइड जो हमने आपको शुरू में बताई थी इस लेक्चर के स्टार्ट में, उसमें उसका फायदा ये है कि वो न्यू और रेगुलेटेड एचएमए को एनालाइज कर सकता है। यहाँ पे ईसल्स नहीं है, ट्रैफिक लोड स्पेक्ट्रा है, क्लाइमेट है, एडवांस मटेरियल कैरेक्टराइजेशन है, सब लेयरिंग की टेक्निक है, लीनियर क्लास्टिक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, डिस्ट्रेस मॉडल है, रिलायबिलिटी एनालिसिस है, और यूजर फ्रेंडली डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो कि इस गाइड के साथ दिया गया है। पेवमेंट परफॉर्मेंस को जो चीजें असर करती हैं, एक ट्रैफिक, सॉइल, पेवमेंट मटेरियल, इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, ये सब हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पेवमेंट परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ एक हीट तो सन से आती है, एज अफेक्ट है, टेम्परेचर, मॉइस्चर इफेक्ट, ट्रैफिक लोड, ये सब मिलके पेवमेंट पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं। जो ट्रैफिक है वो सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट ये है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ कार्स और और द ट्रैफिक से, ट्रैफिक लोडिंग्स क्या है, टायर प्रेशर कितना है, और स्पीड क्या है। अब ये भी बात है कि जो पार कार है, जो स्टैटिक व्हीकल है, वो ज्यादा इफेक्ट डालता है बनस्बत डायनेमिक अफेक्ट, डायनेमिक व्हीकल के, डायनेमिक लोडिंग के। अ, और मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि हमारे यहाँ ब्रिज के रूफ इसलिए फेल हो, ब्रिज डेक फेलियर इसलिए होता है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक जब जैम होता है तो ब्रिजेस के ऊपर रखा होता है। ब्रिजेस जो है वो हमेशा स्टैटिक लोड पे होते हैं, डायनेमिक पे हम डिजाइन नहीं करते हैं। ये पूरा पेमेंट डिजाइन डायनेमिक लोड्स पे है, नॉट ऑन स्टैटिक लोड। ये लोडिंग का कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रक्स जो है वो लोडिंग करते हैं।
और उसके बाद ये ट्रेलर है। जैसे कहा था, ट्रैफिक में हम देखते हैं कार्स, पिक, बसेस, ट्रक्स, ट्रेलर्स, ये कितने। देखिए, अगर 13.6 टन का है तो 10,000 जो है वो फेलियर के लिए 10,000 जो है वो 13.6 टन के लोड लगेगा तो फेलियर हो जाएगा पेमेंट। अगर लोड हमने कम कर दिया तो वही 10,000 अब 100,000 हो गया। यानी कि 13.6 अगर 10,000 पे फेल करता है, तो अगर लोड कम कर दें 11.3 टन तो 100,000 फेलियर, यानी इसका मतलब इसकी डिजाइन लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। 4.5 है तो हो 1 मिलियन रिपीटिशन तक आप जा सकते हैं। जितना लोड कम होगा, जितना लोड कम होगा उतना ही आप जो है आपका पेमेंट देर से फेल होगा। इसी को हम रिलेटिव या इक्विवेलेंट रिलेटिव डैमेज कॉन्फ्लिक्ट क्या है, या इक्विवेलेंट सिकल स्टैंडर्ड एक्सल लोड क्या है, कि एक 18,000 पाउंड या 8.2 टन का जो एक्सेल लोड है वो एक डैमेज करता है। तो जाहिर बात है कि अगर अगर लोड 8.2 टन से ज्यादा होंगे तो फैक्टर वन से बड़ा होगा, और अगर ये छोटा होगा तो फैक्टर वन से छोटा होगा। इसलिए हमने कहा था हम कार और पिकअप्स या चार व्हील का जो, क्योंकि डैमेज फैक्टर कम है और बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट से तो हम ज्योमेट्रिक डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन इस वॉल्यूम काउंट को हम पेवमेंट डिजाइन में इस्तेमाल नहीं करते। तो लोडिंग फैलेसी फैक्टर का तरीका ये है कि आप जो आपका ट्रक का लोड है और उसको आप 8.2 से करके पावर 4 कर दें। ये पावर 4 अंग्रेज करते हैं, हम तो 4.5 लेते हैं, हमारी जो है उसको मजीद बढ़ा देते हैं। अब आप देखें कि दो एक्सेल है, ए और बी। एक एक्सेल का जो लोड है वो 16.4 टन है, तो उसका मतलब अगर ये पावर 4 लगाए तो 16 गुना डैमेज करेगा। ये 16 पासिस जो है वो डैमेज कर देगी एक पेवमेंट को। 16.4 का मतलब चार नहीं बल्कि 16 8.2 टन है, ये जरा देखिएगा। वैसे तो आपको ना 8.2 है, तो नहीं, ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड जो है वो 16 टन का मतलब है, जो वो सॉरी 16.4 टन का मतलब वो जो है वो 8.2 टन के लिए डैमेज जो है वो करता है। ये सारे 16 गिन देंगे आप, एलिवेशन साइज 16 की। इसके मुकाबले 4.1 टन का है तो वो 0.0625 है, यानी कि 16 पासेस जो है वो आपके 4.1 टन के एक डैमेज करेंगे। 8.2 का तो लोड अगर आधा हो जाए तो आपने भी आपने देखा कि किस तरीके से इफेक्ट ऑफ एक्सिल लोडिंग पेमेंट को इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो जिस तरीके से हमने देख लिया कि जो 16 टन है उसका मतलब 14.4 पास पास है। अगर 24 टन का लोड है तो 75.2 जो है वो डैमेज कर देगा एक पास में। फिर आते हैं ये इसेस वगैरह, ये डिटेल में भी चैप्टर है, इसको डिस्कस किया जाएगा। अब सॉइल और पेवमेंट मटेरियल ये क्या है। जैसे व्हील लोड है वो हमने ये डायग्राम पहले भी पढ़े, किस तरीके से वो स्ट्रेसेस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्ट्रेसेस को। इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं मॉइस्चर की, टेम्परेचर की, एजिंग की। और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो है हमेशा बहुत असरअंदाज होती है पेवमेंट डिजाइन की परफॉर्मेंस। ये आजकल जो है वो जिसे हम पेवर कहते हैं,
ये उससे रोड बनाया जा रहा है, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। और ये वो पेवर है जिससे रिजिड पेवमेंट बनाई जाती है। फेलियर, पेवमेंट फेलियर्स क्या है? ये एक ट्राइका है जिसमें हमें समझना जरूरी है। थिकनेस डिजाइन, मटेरियल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, क्वालिटी कंट्रोल, ये तीनों एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है। इसमें से कोई एक चीज आप ना करें तो पेमेंट डैमेज हो सकता है। थिकनेस डिजाइन एडिक्वेट है, बाकी दोनों ठीक है, फिर भी पेमेंट फेल हो गया। मटेरियल डिजाइन ओके, बाकी दोनों इनएडिक्वेट है, तो क्यूसी और तो आपका थिकनेस डिजाइन का प्रॉब्लम है, पेमेंट फेल हो गया। मटेरियल डिजाइन का प्रॉब्लम, पेमेंट फेल हो गया। और अगर ये दोनों है तो फिर पेमेंट फेल हो गया। पाकिस्तान में प्रीमेच्योर फेलियर का मसला ये है कि रटिंग हाई वेरिएशन टेम्परेचर की वजह से भी हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हैवी एक्सिल लोड भी हो सकती है। और पेमेंट डिजाइन प्रोसीजर क्योंकि हमारे एडिक्वेट नहीं है, इसकी वजह से और इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हमारे पेमेंट जो है वो रट कर जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान के ट्रक का और यूएस के ट्रक की लोडिंग का मुकाबला, तो आप ये देख सकते हैं कि 22 ट्रक इसी कॉन्फ़िगरेशन के पाकिस्तान के एक ट्रक का बराबर है। इस वजह से आपके यहाँ पेमेंट डिजाइन, पेमेंट जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जो डिस्ट्रेसेस है आमतौर पे 3 किस्म के होते हैं। पेमेंट डिजाइन फोकस भी यही है कि फटीग क्रैकिंग को देखना है, रटिंग को देखना है और थर्मल क्रैकिंग को देखना है। Distresses of failure क्या है? When a distress or combination of distresses reaches a certain unacceptable level, it is considered failure. जब डिस्ट्रेसेस इतने ज्यादा हो जाए, जहां हम कहें कि ये बहुत ज्यादा है, तो ये एक फेलियर है। तो डिस्ट्रेसेस इज द इंडिकेशन ऑफ द फेलियर है, वो बहुत ज्यादा सीवियर है तो वो फेलियर की निशानदेही करते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है कि रोड शुड बी डिजाइन और टू प्रोवाइड अ राइडिंग क्वालिटी, ताकि बोथ कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स उसमें आ सके ड्यूरिंग द लाइफ। परफॉर्मेंस ये है कि अगर डेप्थ इंक्रीज होगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो पेवमेंट जो है वो रट कर जाएगा। इस हम स्ट्रेन कहाँ कैलकुलेट करते हैं? हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर पे, जो हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हमें नोन होनी चाहिए, वो इलास्टिसिटी मॉडुलस होना चाहिए, पोजन रेशियो और उसकी थिकनेस। और ये जो ई आर बता रहे हैं या ई टी एप्सिलॉन टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेनुलर बेस लेयर में भी हमें इलास्टिसिटी मॉडुलस की जरूरत है, पोजन रेशियो की जरूरत है। और ये ई जेड जो है, ये वर्टिकल स्ट्रेन था या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन था जो हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर तो रड डेप्थ जो है वो व्हील, जहाँ ट्रक का व्हील जा रहा है उसके अंदर एक प्याला सा बन जाता है। और फैटी क्रैक जो है वो आपके क्रैक्स है जो कनेक्टेड क्रैक्स है, जो आमतौर पर अनबाउंड लेयर में दिखाई देते हैं। ये वो रिलेशनशिप है कि कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन चाहिए एक फेलियर होने के लिए। ये लॉ की फॉर्म में है, ये इक्वेशन है जो हम इस्तेमाल करता है, जो केलर सॉफ्टवेयर है, असल में एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं मैकेनिस्टिक डिजाइन के लिए भी। और उससे ये हम कैलकुलेशन करने के बाद हम ये वैल्यूएट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो रिक्वायर्ड है फेलियर के लिए इस थिकनेस, और डिपेंड करते हैं थिकनेस ऑफ द पेमेंट। डिस्ट्रेसेस जो फ्लेक्सिबल में होते हैं वो रटिंग है, एलिगेटर क्रैक्स है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक है, थर्मल क्रैकिंग है, रफनेस है, ब्लीडिंग और दूसरे हैं। रटिंग को जरा डिफाइन करने के लिए देखें कि अगर एसफॉल्ट लेयर है तो रटिंग इस किस्म की होगी कि एसफॉल्ट की लेयर जो है बड़ी डिस्टॉर्टेड सी आपको नजर आएगी। इसका प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी जो एसफॉल्ट लेयर है, ये
या आपने ले सही नहीं किया, या इसका कॉम्पेक्शन सही नहीं किया। ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर जो है, द टाइप ऑफ कॉम्पेक्शन, वो एसफॉल्ट लेयर बिल्कुल ठंडी हो गई, या बहुत गर्म हीटेड टेम्परेचर था, उसमें जो है आपने एसफॉल्ट लेयर कर दी। तो जो पेवमेंट है, ये सरफेस फेलियर है। इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा, पूरी एसफॉल्ट लेयर आपको नहीं रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये जो है वो सिर्फ लेवलिंग कोर्स और एसफॉल्ट वेयरिंग कोर्स से नहीं हो पाएगा। अगर व्हील पाथ बिल्कुल इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये है कि एसफॉल्ट में नहीं है, ये इनएडिक्वेट कंपैक्शन की वजह से पेवमेंट फेल हो गई। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेसेस हैं, अब ये सब ग्रेड पे चले गए। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि व्हील लोड एचएमए सरफेस पे भी हो सकता है, बेस पे भी हो सकता है, सॉइल पे भी हो सकता है। और टायर प्रेशर बढ़ाने से, जो लोग टायर प्रेशर बढ़ा के अपनी पेवमेंट पे गुजारते हैं, तो ये एक और वजह है पेवमेंट फेलियर। ये फैटिग क्रैक ऐसा ही है कि एसफॉल्ट लेयर को बेंड हो जाती है, जिस लाइक बीम, और ये टेंसाइल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, जिसको आपने कंट्रोल करना है। फेलियर जो है वो रिजिड पेवमेंट पे भी होता है, जिसमें जॉइंट्स फेलियर हो गया, जब के जीपीसीपी बात कर रहे थे। ये पंच आउट हो गया, एक जगह से स्लैब जो क्रैक होकर टूट गई। ये कंटिन्यूस रेनफॉल कॉर्पोरेट पेवमेंट में जॉइंट्स तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ अगर आपका इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर सपोर्ट हो, सीआरसी भी हो सकता है। और ये वो ट्रांसफर्स क्रैकिंग है, जो आपकी एक्सट्रीम हीट की वजह से टेम्परेचर में हुआ, या आपने वो जो हम बात कर रहे थे कि आपने एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिया, तो इस किस्म की क्रैक्स आपको नजर आएंगे। ये बड़े अगली है ये, हम राइडिंग क्वालिटी के लिए भी सही नहीं है, और वक्त के साथ साथ पानी चला जाएगा जो पेमेंट को फेल करेगा। तो रिजिड पेवमेंट में क्रैकिंग है, फॉल्टिंग है, पंपिंग है, ब्लो अप है, स्केलिंग और स्पॉलिंग। अब तक जो क्लासिकल मेथड पेवमेंट डिजाइन के इस्तेमाल हो चुके हैं, उसमें से इंपिरिकल मेथड जो हम बहुत दफा बता चुके हैं, फिर लिमिटिंग शेयर फेलियर मेथड है, ये पेवमेंट की करता था, लेकिन अब जो है वो, क्योंकि स्पीड और वॉल्यूम के बढ़ते हुए इस तनाजुर में, ये लिमिटिंग शेयर फेलियर मेथड से पेवमेंट डिजाइन नहीं होते। डिफ्लेक्शन मेथड, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट को हमने डिफ्लेक्शन मेथड पे भी करने की कोशिश की, लेकिन ये भी पेवमेंट जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से होते हैं, डिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होते। इस वजह से लिमिटिंग डिफ्लेक्शन मेथड भी वो पॉपुलैरिटी या वो एक्सेप्टेंस हासिल नहीं कर पाए। पेवमेंट डिजाइन के लिए जो मेजर टेस्ट है, मेजर प्रोजेक्ट अब तक हुए हैं, एक ये एस्टो रिजिट एस्टो रोड टेस्ट है, जो 1950s में हुआ। स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जो 90s में हुए, अर्ली 1997 में इस तरह। और मैकेनिस्टिक पेरिमेट्रिकल पेमेंट डिजाइन उसका रिजल्ट। शार्प SHRP स्ट्रेटेजिक हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट, ये 1987 से 1993 तक हुआ। उसमें जो है वो 150 मिलियन जो है वो खर्च किए गए। सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने अपनी एक्सेल शीट बनाई हुई है, उससे भी हम पेमेंट डिजाइन बड़े आराम से कर लेते हैं। फिर एस्टो का एक मिच पे, मिशिगन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ये पिच पे है जो एस्टो है। एक जमाने में एस्टो डार्विन आता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो अब ये फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, जो ओल्ड मेथड जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1998 का, वो सिर्फ पिच पे से। इसके अलावा मैकेनिस्टिक डिजाइन हम जो वो कैन पेव से कर सकते हैं। एक पोर्टलैंड सिमेंट एसोसिएशन पेमेंट मेथड है, जिससे आप रिजिड पेमेंट डिजाइन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेडिकल मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल पेमेंट डिजाइन गाइड का अपना सॉफ्टवेयर है, जो ऑब्वियसली वो वाला सॉफ्टवेयर है जो पेमेंट डिजाइन मेथड है, जो हम अपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन यूएस के और ऑस्ट्रेलिया में भी, और लेबनान वगैरह में भी, तो वो उस पर पढ़ते हुए और रिसर्च करते देखा। आखिरी बात, पेमेंट्स आर नॉट लास्ट फॉर एवर, पेमेंट डिजाइन फॉर